नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में 27 जुलाई को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक आयोजित होने जा रही है और जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और इसी बीच सीएम धामी 8 करोड़ आबादी के आधार पर योजनाएं आवंटित करने का प्रस्ताव रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्नेंस काउंसिल बैठक होने जा रही है। नीति आयोग की इस बैठक में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में विकसित भारत 2047 दस्तावेज पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। मीटिंग में सीएम धामी एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ने और 8 करोड़ आबादी के आधार पर योजनाएं आवंटित करने का प्रस्ताव रखेंगे। नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड से संबंधित विषयों के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नीति आयोग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव भी हैं और साथ ही जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साल में 2 बार होता है, ऐसे में बैठक के दौरान उत्तराखंड से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर बात की जाएगी। जो विषय हमारे यहाँ के लिए जरूरी हैं, उन सभी विषयों को रखा जाएगा। पूरे देश भर की चर्चा होती है, लेकिन हम उत्तराखंड राज्य की ओर से अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव जो हर 6 माह में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होता है, वह भी 2 दिन चलेगा। उसमें भी हम सब प्रतिभाग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उसका मार्गदर्शन मिलेगा और राज्य से जुड़े मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मंडल मुख्यालय पौड़ी स्थित शहीद स्मारक शौर्य दिवस मनाया गया। इस दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय वीर सैनिकों द्वारा देश के लिए दी गई शहादत को याद किया गया। इस अवसर पर साल 1999 के कारगिल युद्ध अपनी शहादत देने वाले शहीद सैनिकों को भावुक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा वीर सैनिकों के लिए देशभक्ति के गीत इस दौरान गाए गए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो पहल की गई थी, उसी के तहत अब शहीदों को लगातार सम्मानजनक विदाई दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये दिन गौरव का दिन है और साथ ही युवाओं को देश सेवा के लिए शपथ लेनी चाहिए। वहीं कारगिल युद्ध का हिस्सा रहे पूर्व सैनिक बकुल रावत ने कहा कि जिस तरह से लगातार सीमा पर आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, इसी को देखते हुए सरकार को सेना को फ्री हैंड कर देना चाहिए। ये कारगिल दिवस जब आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें वो मंजर याद आता है जो उस समय हालात हमने झेले देखे हैं और उस समय जो पाकिस्तान की हालत देखी है, उनकी गर्दनें काट के जो लाए हैं, वो भी आज हमें याद आता है। जब उनकी गर्दनें हम बिल्कुल ऐसे लाए जैसे कि यहाँ कभी आपने बकरा काटते हुए देखा होगा, एक ही झटके पे अब बिल्कुल ऐसे लेके आते थे जैसे कि बकरे का सर होगा, तो लगा लीजिए। और उसके बाद जब हम ऊपर पहाड़ी में चढ़ाई करी, हमने पहाड़ी में फतह की, तो उस समय ये लगा लीजिए पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन थे वो सब उल्टे पांव लौटने लग गए थे। यहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में कारगिल दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित थे और आज सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर अच्छे रंगारंग कार्यक्रमों के द्वारा इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। सबसे पहले पुष्पांजलि का कार्यक्रम ऊपर हमारे शहीद स्मारक पर हुआ और ये कार्यक्रम सैनिक कल्याण पुनर्वास जो उनके परिवार को होने वाले जो इन्होंने ये शहीद मदद भंडारी के नाम से इसमें और जिससे कि अब काफी लोगों को सुधार रहे। 4 टुकड़ा आता है और आपका और सेना के कार्यक्रम श्रद्धांजलि कार्यक्रम या सम्मान समारोह के तौर पर ही मनाए जाते थे और उसमें विशेष ध्यान हम ये रखते हैं कि उसमें समझता बनाया जाए, समझ के सौम्य तरीके से उसको मनाया जाए, क्योंकि श्रद्धांजलि एक इश्यू हो जाता है और साथ में सम्मान भी इश्यू हो जाता है। तो जिनके परिजन अभी हमारे बीच में उनको सम्मान दिया जाता है तो उसमें पूरा ध्यान रखा जाता है कि उनकी गरिमा का वो आत्मा हो। और
तो आपने देखा होगा स्कूल स्तर पर बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है, जिससे उनके अंदर भी देश भावना की, देश से देशभक्ति की भावना जाएगी। तो इस तरह से उनका प्रतिभाग होगा, बड़े जोश खरों से वो बच्चे करके कार्यक्रम में प्रतिभाग होगा। ये कारगिल दिवस जब जब आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें वो मंजर याद आता है जो उस समय हालात हमने झेले देखे हैं, और उस समय जो पाकिस्तान की हालत देखी है, उनकी गर्दनें काट के जो लाए हैं, वो भी आज हमें याद आता है। जब उनकी गर्दनें हम बिल्कुल ऐसे लाए जैसे कि यहाँ कभी आपने बकरा काटते हुए देखो, अब एक ही झटके पे अब बिल्कुल ऐसे लेके आते थे जैसे कि बकरे का सर होगा, तो लगा लीजिए। और उसके बाद जब हम ऊपर पहाड़ी में चढ़ाई करी, हमने पहाड़ी में फतह की। मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने करगिल शहीदों के लिए एक बड़ी उस समय घोषणा की थी, वो सब पूरी हो गई है। हमारे राज्य में भी हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने अब जितने भी लोग शहीद होते हैं उनके परिजनों को नौकरी देने से लेके उनको स्वरोजगार की तरफ। कारगिल में मिली जीत को 25 साल पूरे हो गए हैं। पूरा देश कारगिल के शहीदों को सलाम कर रहा है। अल्मोड़ा के 7 जवानों ने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत की थी और कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर अल्मोड़ा के कैंट में आयोजित हुआ कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके साथ ही सैन्य टुकड़ी शहीदों के सम्मान में सलामी दी। इस दौरान मुख्य अतिथि डीएम विनीत तोमर और एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कारगिल में शहीद वीर सपूतों के परिजनों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया। सर, ये 25वीं सालगिरह कारगिल विजय की, जो एक बहुत मुश्किल, अदम्य, साहसी पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी जंग थी, जो उन्होंने धोखे से चुपचाप से हमारी सरहदों के अंदर घुस के हमें क्षति पहुंचाना चाहते थे। हमारी भारतीय सेना, सशस्त्र बल, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, जो भी सबका सहयोग था, उसको हमने ध्वस्त किया। और आज ही के दिन 25 साल पहले हमारी सेना विजय हुई, उन्हीं के सम्मान में देश भर में लेफ्टिनेंट कमांडर हीरा सिंह सांगा जी। 25वां कारगिल विजय दिवस शौर्य दिवस के रूप में पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक स्थल में मनाया गया। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधियों और भूतपूर्व सैनिकों ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जिले के हवलदार पदम राम और राइफलमैन अमित नेगी ने चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कारगिल दिवस के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश की रक्षा सर्वोपरि है और जिन जवानों, सैनिकों ने देश की सुरक्षा में सर्वोत्तम बलिदान किया है, उन्हें उन पर गर्व करना चाहिए। मैं कर्नल चंद्र बहादुर पुन, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर। तो कारगिल दिवस 26 जुलाई 2089 में ख़त्म हुआ था। उससे पहले 3 मई 2099 में ये शुरू हुआ था। इसमें हमने पाकिस्तान को कारगिल में धूल चटाया, उनको अच्छी तरह से हमने सबक सिखाया। तो इस विजय को लेकर के हम हर साल 26 जुलाई 1999 में जो हुआ था, वो हम हर जगह, हर साल, हर क्षेत्र में, हर जिला में अपने शहीदों को याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम हर साल इसको मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो इस दिन 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था और ऑफिशियली ये समापन हुआ था। ठीक है। जब हमारा पड़ोसी मुल्क ने शांति के आड़ में, मतलब भारत लाहौर का बस सेवा शुरू करते हुए उसके थोड़े ही दिन बाद शांति के आड़ में पीठ पीछे इतना बड़ा घुसपैठ करने का वो प्रयास किया और घुसपैठ कर बैठे, जहां पर इतना व्यापक जगह जो कारगिल, लेह, लद्दाख को देखने वाले बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर, हमारी चौकियों पर, हमारा आर्मी का चौकियों पर कब्जा कर दिया था। कावड़ यात्रा के चलते मुनिकेरेती थाने में
सीओ नरेंद्र नागर ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और बता दें कि पुलिस से व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लेकर आई, कई दिशा निर्देश दिए और साथ ही शुक्रवार को मुनि किरेती थाने में नरेंद्र नगर के सीओ अस्मिता ममगाई पहुंची और उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक की। बैठक में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक भी लिया और इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों से उनकी समस्याओं को सुना गया। सीओ अस्मिता ममगाई ने बताया कि फीडबैक में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की जानकारी मिली है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को धुआं रहित स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क गैस रिफिल की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके लिए सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। मेरा नाम सीमा थापा है। मैं सेवला कला चंद्रमणि से हूँ। खाना जब बनाते थे तो जंगलों में जाते थे हम लकड़ी लेने, हमें कितनी दिक्कत होती थी लकड़ी लाने में। तो फिर उसके बाद हमने गैस लिया। गैस में खाना बनाते हैं, हमारा समय भी बचता है, बच्चों को मैं टाइम से स्कूल भेज देती हूँ। इस योजना के तहत हर साल 4 माह के अंतराल में मुफ्त गैस रिफिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आया है। इस योजना से धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के सपने को बल मिला और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ हो रहा है। साथ ही अब उन्हें गैस रिफिल के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। प्रदेश की महिलाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें सरकार द्वारा राज्य के उच्च शिक्षा पूर्ण कर चुके युवाओं को ट्रेनिंग देकर विदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत विदेशी नियोजकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर राज्य के युवाओं को लैंग्वेज, कल्चर, वर्क एस्थेटिक्स, नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी व अन्य क्षेत्रों में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देकर विदेशों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने यह प्रोग्राम स्टार्ट किया है और हमारे सपनों को एक नई उड़ान दी है। मेरा नाम कल्पना बिस्ट है और मैं प्रतापनगर ब्लॉक टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हूं। मैंने स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग से एएनएम का कोर्स किया है। उसके बाद मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत मुझे जैपनीज लैंग्वेज सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को उत्तराखंड सरकार की अपनी सरकार पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक है। ट्रेनिंग के कुल प्रशिक्षण लागत का 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अब तक कई युवक युवतियों को सरकार द्वारा बेहतरीन वेतन पर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
प्रदेश के युवाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनके खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाता है। सरकार ने स्कीम चलाई है, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेरा खेल में इंटरेस्ट नहीं था और अब मैं खेल में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उत्तराखंड सरकार का भी। मेरा चयन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना में हुआ है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी है और हम जैसे खिलाड़ियों को एक रास्ता मिला है, हम अपने गेम में आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप से मुझे और मेरे परिवार को काफी फायदा हुआ है। गेम में हम काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनपद द्वारा अपने अपने जनपद में चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हजरत न्याज अली शाह उर्फ बोंगे शाह और रहमत शाह बाबा के आस्थाने पर बाबा गोहर अली की 5वीं बरसी की नियाज और दुआ का एहसास किया गया, जिसमें दर्जनों मंगलों और बाबा के चाहने वालों ने शिरकत की और खिदमत करने वालों के द्वारा आस्थाने पर चादर पेश की। और बता दें कि मान्यता है कि बाबा के आस्थाने पर आने वाले लोगों की मन्नत अवश्य पूरी होती है और वहीं श्रद्धालुओं के लिए लंगर का इंतजाम भी किया गया। यहाँ आज जो है गोहर अली बाबा की बरसी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। हजरत सैयदीना नियाज अली शाह और बाबा बोंगे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत सैयदीना रहमत शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर हजरत गोहर अली बाबा खिदमतगार थे काफी समय से, जो कि 5 साल पहले पर्दा कर गए हैं। आपकी 5वीं बरसी पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर बने बांध में जलस्तर बढ़ गया है और इस वजह से श्रीनगर बांध से पानी छोड़ा गया। बांध से छोड़ा गया पानी ऋषिकेश पहुंच गया। बावजूद इसके आसपास के क्षेत्र में हो रही बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और फिलहाल त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती स्थल जलमग्न हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अलर्ट हो गई है। एसडीआरएफ के जवान भी त्रिवेणी घाट पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। गंगा में नहाने वाले श्रद्धालुओं को गंगा से दूर किया जा रहा है और मुनादे कर लोगों से गंगा और सहायक नदियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। ऋषिकेश सीईओ संदीप नेगी ने बताया कि श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर बने डैम से पानी छोड़ने की सूचना मिली और इसलिए ऋषिकेश के तमाम गंगा घाटों पर पुलिस अलर्ट है। फिलहाल गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। ये तस्वीरें ऋषिकेश से हैं, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ा है
और साथ ही बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। श्रीनगर बांध से छोड़ा गया पानी, जिसके बाद जलस्तर बढ़ गया है और ऋषिनगर में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। वेक्टर जनित रोगों के संचार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने और सभी तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश दिए गए और इसी के साथ विशेष रूप से देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी में अधिकारियों को जागरूकता अभियान और माइक्रो प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है और इसके लिए सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वेक्टर जनित लोगों के रोकथाम को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों के आंकड़ों को देखते हुए मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सा, आइसोलेट बेड, दवाइयां की उपलब्धता और ब्लड बैंकों की व्यवस्था की जाए। देखिए 2019 में सर्वाधिक केस डेंगू के आए थे हमारे प्रदेश में 10,000 प्लस और तब से लेके अब तक हम लोगों को देखा हुआ अपना कि लगातार हम डेंगू के लिए समीक्षा भी करते हैं। जो संबंधित विभाग हैं उनकी भी जो है उनको निर्देश भी दिए हैं और तब से लेकर अब तक लगातार डेंगू के केस हमारे राज्य में घटते जा रहे हैं ताकि जितनी हम लोग डेंगू के पास रेकी विभागों से अनवरत जो है संपर्क में रहते हैं और लगभग 250 से ज्यादा बेड इस बार हमने डेंगू के मरीजों के लिए आरक्षित भी कर दिए हैं। छिड़काव के लिए जो जो व्यवस्था होनी थी डीएम की अध्यक्षता में सभी जिलों में बैठकें भी हो गई हैं और मैं कह सकता हूं कि किसी को भी दिक्कत न रहे इसके लिए पर्याप्त जो है व्यवस्था की जाए। पौड़ी जिले के चौबटा खाल विधानसभा का सतपुली बाजार दो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और तीर्थ सिंह रावत के गृह क्षेत्र में आता है और इसी के साथ 5 विकास खंडों के केंद्र बिंदु सतपुली बाजार में नियमित आधार से सेंटर खोलने को लेकर विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया गया और इसी दौरान तहसील में पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से लोगों को बताया गया और साथ ही सतपुली मुख्य बाजार है और जहां लोग रोजमर्रा का सामान लेने आते हैं और वहीं नगर पंचायत ने सतपुली में बंदरों के आतंक के बारे में बताया और जिसके लिए उप जिलाधिकारी सतपुली अनिल चन्याल ने कहा कि वो इस बारे में जिलाधिकारी से बात करके इसका समाधान निकालेंगे। व्यापार मंडल और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और अन्य संभ्रांत लोग उनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और उसमें डिमांड की गई है कि सतपुली में एक तो आधार सेंटर जो है वो परमानेंट होना चाहिए और दूसरा उनके द्वारा एक डिमांड की गई है कि बंदर इस टाइम पे बाहर से आए हुए हैं, कैसे तो छोड़ दिए गए हैं और बंदरों की संख्या बढ़ रही है, इस तरह की उनके द्वारा मुझे बताया गया है। तो उनसे कुछ नुकसान व्यापारियों को हो रहा है और उनको बंदरों को यहाँ से पकड़ के अन्यत्र नहीं। बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में आधार की। हमारे क्षेत्र के जो बहुत बड़े क्षेत्र में 165 गांव हैं, उसके अंतर्गत यहाँ पर आधार केंद्र नहीं है। लोगों को बहुत पैसे लगा 3-4 हज़ार रुपये में एक आधार वो बनना है। तो हमने इसके लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है ताकि यहाँ पे आधार सेंटर नियमित रूप से खोला जाए और क्षेत्र की जनता को इससे निजात मिल जाए। और दूसरा हमारे यहाँ पर बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से बहुत सारे बंदर आ रहे हैं। आज सतपुली तहसील में हम लोग व्यापार मंडल और समस्त स्थानीय लोगों के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे थे, जहाँ पर कि आधार सेंटर की जो परमानेंट व्यवस्था जो यहाँ पर की जाए सतपुली तहसील में, ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। जैसे कि आपने देखा कि पिछले दिन 3 दिन का आधार कैंप लगा और कई लोग यहाँ पर पहुंचे, सैकड़ों की संख्या में, और कुछ लोग यहाँ से वापस गए। तो हम चाहते हैं कि सतपुली में एक नियमित आधार सेंटर हो। उप जिलाधिकारी अनिल चन्याल जी के द्वारा हमें आश्वासन भी दिया गया है कि यहाँ पर किसी स्थानीय व्यक्ति को आधार सेंटर के लिए नियुक्त किया जाएगा और उसकी जो कार्यवाही है वो की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।